हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंक एग्जाम लैब। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है एनबीएफसी क्या है, फंक्शन ऑफ एनबीएफसी क्या है, क्यों एनबीएफसी बैंक से डिफरेंट है, डिफरेंट लेयर्स एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी, और हाल ही में कुछ न्यू अमेंडमेंट आई है अपर लेयर एनबीएफसी के लिए, उसको भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें और पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि एनबीएफसी है क्या। देखिए, एनबीएफसी के नाम से ही हमें पता है, एनबीएफसी का जो नाम है, नॉन बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखिए, इसके नाम से ही हमें पता है कि ये कोई एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें देती है। इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब हमें क्या है, जैसे लोन देती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेस या परचेस का काम करती है। एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करती है पर वो नॉन बैंकिंग है, मतलब वो बैंक नहीं है। तो एनबीएफसी से हमें क्या समझा, एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस देती है लोगों को, पर वो बैंक नहीं है। ठीक है। अब बात आती है, जब बैंक थे तो एनबीएफसी को क्यों लेके आया गया। देखिए, एनबीएफसी को लेके आने की वजह थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। कुछ टाइम पहले उस टाइम तक कई ऐसे लोग थे जिन्हें बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिली थी। बैंक हमेशा अमीर लोगों को, या वो लोग जो ट्रस्ट वर्दी है, क्रेडिट वर्दी है, जो लोन वापस कर सकते हैं, उनको ही लोन बांटते थे या उनको ही फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए एनबीएफसी है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, जो आम लोगों तक भी लोन पहुंचा रही थी। देखिए, जैसे बजाज फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस का, ठीक है। ये जो ये जो कंपनी है, ये है हमारी एनबीएफसी। ये बैंक नहीं है, पर ये जो कंपनी है एनबीएफसी है। जो हमारा एनबीएफसी है, ये हमारा कंपनी एक्ट में रजिस्टर होते हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर होते हैं, और इन्हें रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है, आरबीआई। ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनबीएफसी रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट 2013। और उसके बाद एनबीएफसी को अपना बिजनेस कैरी करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जो कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एनबीएफसी को रेगुलेट, बैंक को भी रेगुलेट हमारा आरबीआई ही करता है, और एनबीएफसी को भी रेगुलेट हमारा आरबीआई ही करता है। पर हमारा जो एनबीएफसी है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ द एनबीएफसी। एनबीएफसी के फंक्शन क्या क्या है, देखो, एनबीएफसी हमें लोन दे सकता है, एडवांस दे सकता है किसी भी इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को, ठीक है। किसी इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स को खरीदने के लिए हमें लोन दे सकता है। लीजिंग ऑफ हायर परचेज सर्विसेज दे सकता है। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड्स में एनबीएफसी इन्वेस्ट कर सकता है। माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस दे सकता है। इसका मतलब छोटे छोटे जो लोन होते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल या फाइनेंशियल सपोर्ट, वो स्मॉल बिजनेसेस को दे सकता है एनबीएफसी। हाउसिंग लोन दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे सकता है, जैसे रोड बनाने के लिए लोन दे दिया, ब्रिज बनाने के लिए लोन दे दिया। इन टाइप के लोग, इस टाइप के लोन्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कहते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता है हमें, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकता है, हमारी वेल्थ को मैनेज कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा के रखता है। तो देखिए, काफी हद तक हमें पता चला कि जो एनबीएफसी के काम है ना, वो बैंक से सिमिलर ही है। तो एनबीएफसी बैंक से डिफरेंट हुआ था। देखिए, जो एनबीएफसी है ना, एनबीएफसी कभी भी, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बैंक से डिफरेंट कैसे, क्योंकि अभी तक हमने जो सर्विसेज ऊपर देखी है, ये बैंक भी हमें ऑफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक से जो नॉन बैंकिंग कैसे डिफरेंट, देखिए,
एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता। मतलब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब भी कस्टमर पैसे की डिमांड करे एनबीएफसी उसका पैसा उसे वापस दे, जो पैसा उसने जमा किया है, तो वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एनबीएफसी। ये इसे बैंक से अलग बनाता है। ठीक है, इसका मतलब ये एनबीएफसी अपने में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकता। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। तो अगर सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोल सकते तो एनबीएफसी चेक की इशू नहीं कर सकते। ठीक है, एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते। ठीक है, यहाँ हमें पता कर लिया था, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि ये आरबीआई इन्हें रेगुलेट करता है, बट जो इनकी रेगुलेशन होती है वो बैंक से डिफरेंट होती है। सेम रेगुलेशन जो बैंक पे लग रही है वही एनबीएफसी पे लगे ऐसा जरूरी नहीं है। वो एनबीएफसी के लिए रेगुलेशन अलग होती है जो आरबीआई बनाते हैं, और ये थोड़ी सी कम स्ट्रिंजेंट होती है कमर्शियल बैंक के बाद। देखिए, और ये मैंने यहाँ पे नोट करके देखा है, यहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए, जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी आरबीआई जैसे एनबीएफसी आपको लोन दे रहा है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है ना आपको डिस्क्लोज करेगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कोई भी ना हिडन चार्जेस नहीं हो सकते। यानी कि आपने एक इंटरेस्ट पे अमाउंट पे लोन ले लिया एनबीएफसी से, बाद में आपको कुछ वो हिडन चार्जेस दिखा रहा है उसके अंदर। जो इंटरेस्ट रेट उसने मेंशन कर रखा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। ये भी एनबीएफसी के अंदर एक पॉइंट है, और जो ये आरबीआई से रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एनबीएफसी। देखिए, एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए ना, एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एनबीएफसी को 4 लेयर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एनबीएफसी को 4 लेयर में बांट रखा है। अभी हम यहाँ पे देखते, देखिए, सबसे पहले बेस लेयर आती है सबसे नीचे, उसके ऊपर आती है मिडल लेयर। ठीक है, उसके ऊपर आती है अपर लेयर, और उसके ऊपर आती है टॉप लेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके अंदर कुछ एनबीएफसी होंगी, इसके अंदर कुछ एनबीएफसी आएगी, इसके अंदर कुछ एनबीएफसी होगी, और इसके अंदर कुछ एनबीएफसी होगी। हर लेयर के लिए आरबीआई अलग रेगुलेशन बना के लाता है, अलग रेगुलेशन होगी। मतलब जैसे इसकी जो रेगुलेशन, इस एनबीएफसी के लिए जो आरबीआई ने रेगुलेशन बना रखी है, वो इस आरबीआई इस एनबीएफसी की रेगुलेशन से थोड़ी कम टफ या स्ट्रिंजेंट हो सकती है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे रेगुलेशन बढ़ती है। इसका मतलब समझिए, देखिए बेस लेयर में सबसे कम रिस्क है, तो यहाँ पे जो रेगुलेशन का प्रेशर होगा वो कम होगा। यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ गया, इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, तो रेगुलेशन बढ़ेगी। अपर लेयर में और ज़्यादा रिस्क है तो और ज़्यादा रेगुलेशन बढ़ा देगी। तो इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क बना रखा है, जिसमें उसने एनबीएफसी को चार एनबीएफसी को 4 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। कौन सी लेयर? बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया। यहाँ तक हमें पता कि आरबीआई ने रेगुलेट करने के लिए एनबीएफसी को 4 लेयर में डिवाइड कर रखा है, बेस, मिडल, अपर, टॉप। और जैसे 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 रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रेगुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए ही ये लेयर बना रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जो सबसे नीचे है, जो जिसमें सबसे कम रिस्क है, उस लेयर की बात करेंगे हम, वो है बेस लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग, देखिए एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, पर एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। हर एनबीएफसी नहीं करते, पर कुछ एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एसेट साइड बिलो 1000 करोड़। देखिए, वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं लेती, नॉन डिपॉजिट मतलब ना वो डिमांड डिपॉजिट लेती है ना वो टाइम डिपॉजिट लेती है, और उसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से नीचे है, वो किस में आती है? बेस लेयर में। ठीक है, और कुछ एनबीएफसी है जो अपने एसेट साइज के
बेसिस पे नहीं होती, मतलब ये एनबीएफसी हमेशा बेस लेयर में ही आती है। जैसे एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म ये एक ऐसी एनबीएफसी होती है जो ना कस्टमर को लोन दे रहा है, ना उसका कस्टमर के साथ कोई इंटरफेरेंस है पैसों का। वो एक बोरोवर को और एक लेंडर को मिला रहा है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या एक मिडल मैन का काम कर रहा है। इसमें इसका पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं, ये इसे लैंडिंग करेगा और इसको पैसा मिलेगा। इसे पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इसमें देखिए कस्टमर का इंटरफेस नहीं है, ना ये लोन दे रहा है, तो यहाँ रिस्क कम होता है, इसलिए ये बेस लेयर में माना जाता है। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? देखिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बैंक की, आप कई बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? पैन कार्ड लगाते हो आप, आधार कार्ड लगाते हो, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब मान लो आप लोन लेने जा रहे हो, अब आपको फिर से वही सारा पेपर वर्क दोबारा करना पड़ेगा, और किसी दूसरे बैंक से आप लोन ले रहे हो, आप उसको जमा कराओगे, फिर वो प्रोसेस होगा, ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। अकाउंट एग्रीगेटर का काम क्या होता है? ये आपके कंसेंट से, मतलब आप इसे कंसेंट दोगे कि हाँ जो आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन है सारे बैंक से आप इकट्ठा कर सकते हो एक जगह, और आप दूसरे बैंक को दे सकते हो, पर आपका कंसेंट जरूरी है। जब आप हाँ बोलोगे तभी ये देगा। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर का काम कर रहा है, इसमें कोई ऐसा पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये भी बेस लेयर का पार्ट होता है। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, देखिए ये जो है ना, ये कोई फाइनेंशियल काम करती ही नहीं है, ये सिर्फ एक काम करती है कि जो बैंकिंग है और बाकी जो कंपनी है उनके शेयर्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये सिर्फ शेयर्स, किसी की सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखती है, उसमें इन्वेस्ट करती है, ठीक है? इसका कुछ ऐसा लोन देने का काम नहीं है, बाकी को फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे रहा है ये, तो ये भी हमारा बेस लेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? और ये तो हमने पढ़ लिया एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड्स एंड विदाउट कस्टमर इंटरफेरेंस। इसका मतलब पब्लिक फंड, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट तो नहीं है, और साथ ही साथ कस्टमर इंटरफेस, मतलब कस्टमर को हम लोन वगैरह नहीं दे रहे। तो ऐसी एनबीएफसी भी हमारी बेस लेयर में आती है। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ गया कि बेस लेयर क्या है। ऐसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसका एसेट साइज बिलो 1000 करोड़ है, वो तो हमारी बेस लेयर है। पीयर टू पेयर लेंडिंग करती है, वो भी बेस लेयर में आती है। अकाउंट एग्रीगेटर भी बेस लेयर में आते हैं। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी भी बेस लेयर में आती है। और विदाउट पब्लिक फंड्स एंड विदाउट कस्टमर इंटरफेस भी हमारे एनबीएफसी बेस लेयर में आते हैं। अब हम उससे ऊपर चलेंगे जहाँ रेगुलेशन थोड़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रिस्क थोड़ा बड़ा, मिडल लेयर में तो रेगुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, इसी के हिसाब से आगे इस पे अलग रेगुलेशन लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो मिडल लेयर है इसको पढ़ेंगे ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। भाई एसेट साइज कुछ भी हो, एसेट साइज कुछ भी हो, अगर वो डिपॉजिट टेकिंग है, अगर वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेती है, तो वो एनबीएफसी मिडल लेयर में आएंगे। तो बेसिक आप समझिए, बेस लेयर में क्या है? बेस लेयर में कह रहा है, देखिए वो कंपनी है जहाँ पे कस्टमर और पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो एनबीएफसी हमारी बेस लेयर में है। यहाँ जैसे ही डिपॉजिट, मतलब पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हुई, वो मिडिल लेयर में आ गई, क्योंकि रिस्क बढ़ गया, क्योंकि पब्लिक का पैसा ट्रस्टवर्दी बनना जरूरी है, अगर पब्लिक का पैसा डूब गया तो इनसे विश्वास उठ जाएगा। तो बेस लेयर में क्यों रेगुलेशन कम थी? वहां पे पब्लिक का इंटरफेरेंस, डिपॉजिट कम थे। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मिडिल लेयर में सीधा इसलिए डाल दी कि भैया पब्लिक का पैसा है, रिस्क है, रेगुलेशन थोड़ी टाइट होनी चाहिए। और जो एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले रही पर उनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे अबव है, वो भी मिडिल लेयर में आएगा। वहाँ अगर इससे कम है 1000 करोड़ से, तो वो क्या आएगा? वो बेस लेयर में आएगा। पर 1000 करोड़ से बढ़ गया तो वो किस में आएगा? वो हमारा मिडिल लेयर में आएगा, क्योंकि यहाँ का पैसा बढ़ गया, एसेट साइज बढ़ गया। अगर ये एनबीएफसी डूबता है तो भैया हमारी इकोनॉमिक को शॉक लग सकता है। इतना पैसा आ ही गया, 1000 करोड़ आ गया, तो इकोनॉमिक को शॉक लग सकता है। इसके लिए हमें थोड़ी रेगुलेशन बढ़ा के रखनी पड़ेगी, ताकि एकदम से एनबीएफसी फेल ना हो जाए, ताकि हमें हमारी इकोनॉमी को एकदम से अफेक्ट ना हो।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप लिंक देखेंगे, देखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन दे रही है, पब्लिक से इंटरफेरेंस है, मिडल लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये वो कंपनी है जो रोड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में देश में पैसा देती है, वो भी मिडल लेयर में होते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये बेसिकली हमारी वो कंपनीज होती है, ये बेसिकली हमारे शेयर्स वगैरह में पैसा लगाती है, ये इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, वो एनबीएफसी हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एनबीएफसी, ये वो एनबीएफसी होती है। एक तो देखो आपकी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये सीधा पैसा दे रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। क्या होता है, कभी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कोई रोड बन रही है, तो बैंक से किसी ने लोन लिया, पर उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो ये क्या करती है, ये उस बंदे को दोबारा लोन करेगी, रीफाइनेंस कर देगी उसके लोन को, ताकि वो बैंक को पैसा चुका पाए, और उसके बाद कम इंटरेस्ट रेट पे वो उस बिजनेसमैन को पैसा देगी लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आराम से वो अपना लोन चुका पाए, कम इंटरेस्ट देना पड़े, तो इसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स भी हमारे एनबीएफसी मिडल लेयर में ही आते हैं। ये क्या होते हैं, ये मार्केट मेकर भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदते हैं, उसमें डील करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, एक फेयर प्राइस बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, चाहे कोई भी साइज हो, मिडिल लेयर में आएगा। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, अगर उसका साइज 1000 करोड़ से नीचे है तो मिडिल लेयर में आएगा। और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, फॉर इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारी मिडिल लेयर में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर लेयर। देखिए अभी मैं इसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए अब क्या रहे, कोई भी एनबीएफसी, इसको हमने किस में बांट दिया, एसेट साइड। कोई भी एनबीएफसी कंपनी जिसका एसेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे बड़ा है, वो एनबीएफसी हमारी अपर लेयर एनबीएफसी है। ठीक है, और आरबीआई में आल्सो प्लेस एनी अदर एनबीएफसी इन द अपर लेयर इफ रिक्वायर्ड फॉर सुपरवाइजरी रीजन। आरबीआई किसी और भी एनबीएफसी को डाल सकता है अगर उसे सुपरवाइजरी रीजन, अगर उसे लगता है कि इसके साथ ज़्यादा रिस्क है, तो वो किसी और भी एनबीएफसी को इसमें डाल सकता है। ठीक है, तो अभी हमें समझ आ गया अपर लेयर, मिडल लेयर, बेस लेयर। देखिए टॉप लेयर है ना, जो टॉप लेयर में अभी इंडिया में कोई भी एनबीएफसी नहीं है। ठीक है, तो टॉप लेयर अभी हमारी इंडिया की खाली है, तो वहाँ की कोई रेगुलेशन लग नहीं रही है टॉप लेयर की किसी पे, अभी तक हमारे अपर लेयर में। पहले क्या होता था, इसी अपर लेयर में आपको समझाता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट एनबीएफसी होती थी ना, वो अपर लेयर में नहीं होती थी। अब नए अमेंडमेंट में ये कहा है, अगर कोई गवर्नमेंट एनबीएफसी भी है, अगर उसका एसेट साइज से 1 लाख करोड़ से ऊपर है, तो वो एनबीएफसी, गवर्नमेंट एनबीएफसी भी अपर लेयर में आएगी। तो बेसिकली अब एक एसेट साइज को एक बेंचमार्क बना दिया है कि अगर भैया 1 लाख करोड़ है तो आप अपर लेयर में आएंगे। सेम चीज इनके साथ भी, इनमें से जो एनबीएफसी है, ये जो बाकी एनबीएफसी के मैंने नाम लिए, इनमें से जो एनबीएफसी है, अगर इनका एसेट साइज एक टाइम पे 1 लाख करोड़ या उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो ये एनबीएफसी भी हमारी अपर लेयर में शिफ्ट हो सकती है, और इनके रेगुलेशन अलग होंगे और थोड़े ज़्यादा हाई लेवल के होंगे, ताकि हम इनको डूबने से बचा सकें। तो मुझे लगता है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा सब कुछ। हमने एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी के फंक्शन क्या है, वो बैंक से कैसे डिफरेंट है, किस लेयर में इनको बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, किस बेसिस पर बांटा गया है, तीनों लेयर में कौन कौन से एनबीएफसी आते हैं, हमने सब पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।